नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 18वीं लोकसभा का गठन हो गया, विधिवत अधिसूचना निकल गई। सीटों के क्या पोजीशन हैं आप सब लोग को पता है और स्पष्ट हो गया कि केंद्र में गठबंधन की ही सरकार बनेगी। आपको मैं स्मरण दिलाता चलूं कि तकरीबन 1 महीना पहले मैंने एक एपिसोड में बताया था, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, राइज एंड फॉल ऑफ नरेंद्र मोदी। 1 माह पूर्व मैंने उन कारणों को रेखांकित किया था कि जिन कारणों से भाजपा का पतन होगा या भाजपा की सीटों में गिरावट होगी, उस पतन की प्रक्रिया का प्रारंभ होगा। आज विवेचना का विषय ये नहीं है। विवेचना का विषय यह है कि क्या ये गठबंधन की सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी? क्या नरेंद्र मोदी अपने जिस कथित कठोर फैसले लेने के लिए विख्यात हैं, जाने जाते हैं, वो ले सकेंगे? क्या यह सरकार गठन के बाद ही अंतर्कलह और अंतर्द्वंद्वों के कारण चल पाएगी? इन्हीं सभी चीज़ों पर हम लोग आज विवेचना करेंगे। आज कारणों पर हम लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि कारणों पर बहुत समीक्षा हुई है। फिर भी 2-3 प्रमुख कारण हम लोग बताते चले, जिस पर मैंने शुरू से ही और बहुत पहले से ही बात करना शुरू कर दिया था। एक बार मैंने कहा था कि यह देश, यह समाज बुनियादी तौर पर लोकतांत्रिक है। हम लोग बुनियादी तौर पर लोकतांत्रिक हैं। हमारे आचार, व्यवहार, विचार ये सभी लोकतांत्रिक हैं। और ऐसी स्थिति में 4 चीज़ों का स्थान या तो बहुत संकुचित है या बिल्कुल नहीं है। पहला, अहंकार। इतिहास गवाह है, प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक और मध्यकाल से लेकर आधुनिक कंटेम्प्रोरी हिस्ट्री में भी कि अहंकार ईश्वर का भोजन है और जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसका विनाश तय है। इस चुनाव की शुरुआत जिन नारों से हुई, अब की बार 400 पार और मोदी की गारंटी, इसमें अहंकार की बू आती थी। दूसरा, बदले की भावना, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स। इस देश और इस समाज ने कभी उसको स्वीकार नहीं किया है। आप स्मरण कीजिए कि जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने विंडिक्टिव पॉलिटिक्स की थी, उनका पतन हो गया। इंदिरा गांधी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी भाई के नेतृत्व में, फिर चरण सिंह बने और आगे भी कई लोग बने। इन लोगों ने जब विंडिक्टिव पॉलिटिक्स शुरू की तो इनकी सरकार भी गिर गई और इंदिरा गांधी वापस आ गई। तो ये जो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स शुरू हुआ और जिसमें परसेप्टेबल यह बात सोसाइटी में प्रिवेल कर रही थी, आम आदमी भी इस चीज़ को समझ रहा था कि केंद्रीय एजेंसियां और खासकर ईडी का भयंकर रूप से दुरुपयोग हो रहा है। तीसरा कारण, तोड़ फोड़ जोड़ तोड़ की राजनीति। जिन दलों ने भी तोड़ फोड़ करने की राजनीति शुरू की है वो बर्बाद हो गई है। और ये तो चीज़ें अब स्पष्ट होकर के महाराष्ट्र के परिणाम बता दिए, यूपी के परिणाम बता दिए और अक्रॉस द कंट्री बता दिए। इसके अलावा जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स था उसका पतन हुआ। बहरहाल आज हम लोग बात इस पर करेंगे कि मोदी जी की सरकार यदि बनती है, चूँकि याद रखिए कि अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, जो संसदीय दल है उसकी बैठक नहीं हुई, लेकिन लबोलबाब यह है कि संभवतः मोदी जी ही नेतृत्व करेंगे, मोदी 3.0। मैं आपको इस सनसनीखेज बात से शुरुआत करूं कि यह देश 2026 में मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि यह सरकार नहीं चल पाएगी। और उसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, नीतीश कुमार। कई लोग ये समझते हैं कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने के कारण
बिहार में अच्छी स्थिति हुई है भाजपा की, तो ये इनकी भूल है, ये इनकी भूल है। भाजपा में नीतीश कुमार के यानी या नीतीश कुमार के पलटी मार के भाजपा में या एनडीए में जाने के कारण एक क्रॉस द कंट्री भाजपा को बहुत नुकसान हुआ। थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि बिहार में थोड़ी सी स्थिति सुधरी होगी शायद, हालांकि ऐसे कोई आंकड़े वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर उपलब्ध नहीं है जो ये बताएं कि नीतीश कुमार के आने से एनडीए की स्थिति ठीक हुई है। बहरहाल उनके आने से एक क्रॉस द कंट्री एक नेगेटिव मैसेज गया है। तो पहला तो रोड़ा स्वयं नीतीश कुमार होगा, जो अपने पलटी मारने के राजनीतिक चरित्र के लिए कुख्यात हैं। अब विशेष राज्य का दर्जा, जातीय आधारित गणना या जनगणना और यूनिफॉर्म सिविल कोड CAA NRC, इन सभी चीज़ों पर नीतीश कुमार की मजबूरी है, क्योंकि इनको मुस्लिम का भी वोट चाहिए। हालांकि इस चुनाव में यह स्पष्ट हो गया था कि मुस्लिम ने एनडीए को वोट नहीं दिया है। मैंने एक एपिसोड में बताया था कि मुस्लिम के समाज के जो बड़े नेता हैं, धार्मिक गुरु हैं, सोसाइटी के अलग अलग लोग हैं, इन लोगों की कई बैठकें हुई है और इन बैठकों में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि मुस्लिम का वोट बंटना नहीं चाहिए और उसी को देना है जिसकी विनेबिलिटी है। यदि कोई इस आंकड़ों का विश्लेषण करे कि मुस्लिम मतदाताओं के वोट प्रतिशत कितने थे, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुस्लिम मतदाताओं के वोट प्रतिशत इस चुनाव में 70-75% से भी ज़्यादा चले जाएंगे, कुछ इलाकों में 80% चला जाएगा। इतना एग्रेसिव वोटिंग हुआ है और ये एक प्रमुख कारण था एनडीए के हार का। तो नीतीश कुमार का यह मोह और ये डुअल पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी के राह में बहुत बड़ा रोड़ा है। जो 150 दिन का एजेंडा मोदी जी ने बनाया था कि जब हम 3.0 की सरकार में आएंगे तो हम ये 150 दिनों में क्या करेंगे, बड़े फैसले लिए जाएंगे, बार बार कहा जा रहा था। अब वो बड़े फैसले भूल जाइए, वो अधर में चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को कॉलिशन पॉलिटिक्स करने का कोई अनुभव नहीं है और इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो कृतित्व है, इनका जो टेम्परामेंट है पॉलिटिकल, यह डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी शक्ति का, पावर का विकेंद्रीकरण, इसमें विश्वास नहीं रखता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इन 10 वर्षों में सभी मंत्रालयों के कार्य पीएमओ में केंद्रित हो गए थे। अब ये अच्छा है या बुरा है, मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। कई मायनों में अच्छा भी होता है, निर्णय बड़े फास्ट होते हैं, रिव्यू ठीक से होते हैं, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, खास करके वैसे क्लिकिश मुद्दे जिसमें देरी होने की संभावना रहती है प्रोजेक्ट के क्लियरेंस आदि के लिए, तो उसमें कुछ हद तक अच्छा भी होता है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इनकी जो आदत है, हर विभाग का कमान अपने हाथ में पीएमओ के माध्यम से रहे, और वही नेचर नीतीश कुमार का भी है। इसलिए 2 तलवार एक म्यान में रहेगा, ये बड़ा मुश्किल है। और नीतीश कुमार कब किधर पलट जाएं और इनके साथ जो रहने वाले इनके कॉटरी के लोग हैं, इनको फिर से कान में प्रधानमंत्री बनने का कनगोजर डाल दिया है, और वो कनगोजर अंदर में जाकर के कब उत्पात मचाएगा और कब इनको रात में प्रधानमंत्री बनने का सपना आ जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अग्निवीर की समीक्षा, CAA की समीक्षा, NRC की समीक्षा, जाति आधारित गणना, विशेष पैकेज, महत्वपूर्ण मंत्रालय, ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। ये मत भूलिए कि अब सोच लीजिए कि राजनीति कैसा खेल है। जब नरेंद्र मोदी को गाली देते नीतीश कुमार थकते नहीं थे, और नीतीश कुमार को चंदन कुमार और सांप और चंदन के संज्ञा से विभूषित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया, तो नीतीश कुमार के बारे में
कभी एक बार लालू जी ने कहा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं, और नीतीश कुमार के पेट में दांत है। ये लालू जी का बड़ा फेमस, यद्यपि वो बड़े हल्के अंदाज में बोले, लेकिन इसका एक बड़ा दूरगामी मतलब है। आप उठा करके देख लीजिएगा कि जिन लोगों ने भी नीतीश कुमार का साथ दिया वो खत्म हो गया है, या तो राजनीति से या जीवन से ही। इसलिए नीतीश कुमार मोदी जी के वैसी स्थिति में बड़े विश्वसनीय साथी होंगे जिस स्थिति में उनके समर्थन पर सरकार की स्थिरता टिकी हुई है, यह कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक चीज प्लस जाता है मोदी जी को यहाँ, और वो ये कि यहाँ भी उनकी सरकार भाजपा के समर्थन से चल रही है। नीतीश कुमार जी कुर्सी के बगैर, और मोदी जी और नीतीश कुमार में एक समानता है, ये दोनों आदमी कुर्सी के बगैर नहीं रह सकते। तो नीतीश कुमार जी कुर्सी के बगैर नहीं रह सकते हैं, ये एक मजबूरी है, और इस मजबूरी का मोदी जी को उस हद तक फायदा होगा कि अभी ये तुरंत कहीं पलटी मार दें, इसकी थोड़ी संभावना कम दिख रही है। और दूसरा चीज, इंडिया गठबंधन को इतनी सीटें नहीं आ गई कि इनके स्विच ओवर करने से वहां सरकार बन जाए। अगर इंडिया गठबंधन को 260 के आसपास सीट आ गई होती तो यकीन मानिए कि नीतीश कुमार 4 तारीख की रात में ही पलटी मार देते, लेकिन वैसी स्थिति है नहीं। अब आइए चंद्रबाबू नायडू पर। चंद्रबाबू नायडू भी मतलब पलटी मारने में कोई कम नहीं है, मतलब एक पोस्ट ग्रेजुएट है तो एक कम से कम ग्रेजुएट जरूर है। और मोदी जी और चंद्रबाबू नायडू में अगर आप 2018-19 से वीडियो उठा करके देखिए आर्काइव में तो आपको समझ में आएगा। चंद्रबाबू नायडू ने एक बार मोदी जी को कहा था कि सबसे बड़ा आतंकवादी है। मोदी जी ने इनको कहा कि यह ससुर के पीठ में छुरा घोंपने वाला आदमी है। और याद रखिए कि ये पूरे कैंपेन में अन्य बातों के अलावा मोदी जी ने मुस्लिम आरक्षण पर कठोर प्रहार किया और कहा कि ये लोग जो ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीन करके मुस्लिमों को दे रहे हैं, मोदी के जिंदा रहते हुए ऐसा नहीं संभव होगा, ये उन्होंने कई बार कहा। और आपको पता है कि चंद्रबाबू नायडू वहाँ के कुछ लोकल टीवी चैनल्स और जो पत्रकार विश्लेषण कर रहे हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि टीडीपी को ये जो ऐतिहासिक जीत मिली है इसमें मुस्लिम एकजुट होकर और बहुत ही एग्रेसिव वोटिंग किया है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम से या मुस्लिम के अगेंस्ट कुछ कार्यक्रम में मोदी का साथ देंगे, ये बिल्कुल असंभव है। अब आइए दूसरी बात, मैं क्यों कह रहा हूं कि 2026 में यह देश मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है। दूसरा कारण सरकार के नहीं चलने या सरकार के 6 महीना साल भर में डगमगाने के जो कारण है वो ये है, नीतीश कुमार के मयान में एक उनके तर्कस में एक बाण है, तुनीर है, और वो है स्पेशल स्टेटस, विशेष राज का दर्जा। इसको ये अपने हितों के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से प्रयोग करते रहते हैं। जैसे महाभारत में था ना कि ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र का प्रयोग उचित समय पर किया जाता था। तो ये विशेष राज का दर्जा और से इनको कोई मतलब नहीं। विशेष राज का दर्जा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो ये आवश्यकता अनुरूप चलाने का प्रयास करते हैं, हालांकि कभी चलाया नहीं है, और अगर चलाया होता तो इतने दिन एनडीए के साथ रहे तो क्यों नहीं विशेष राज का दर्जा मिल गया। इसलिए इस देश की जनता को इस भ्रम में, या इस राज्य की जनता को कम से कम इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि कुछ विशेष राज का दर्जा मिलने वाला है। इट्स इम्पॉसिबल। एक तो संसाधनों की भी कमी है। तो दूसरा कारण मैं बता रहा था कि दोनों राज्य को विशेष राज का दर्जा चाहिए, और चंद्रबाबू नायडू जो खबर आ रहा है उसके अनुसार उनको लोकसभा का स्पीकर पद भी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो भाजपा का राजनीतिक चरित्र है वो सहयोगी दलों को तोड़ करके मिलाने का है। और वैसी स्थिति में आपको मालूम है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसमें लोकसभा के स्पीकर को, या विधानसभा जब होगा तो विधानसभा के स्पीकर को एक तरह से असीमित अधिकार है। और आपने देखा ना बिहार में जो 6 एमएलए पलटी मारे आरजेडी के, वह विधानसभा के स्पीकर के पास अभी भी पड़ा हुआ है, अनिर्णित स्थिति में है, अनडिसाइडेड है।
क्योंकि इसमें कोर्ट भी सामान्यतः सीधा हस्तक्षेप नहीं कर पाता जब तक कि वहाँ से निर्णय नहीं आ जाए। तो इसलिए टीडीपी लोकसभा का स्पीकर चाहती है। और आप याद रखिए कि एक बार जब नेशनल फ्रंट की ही सरकार थी तो जीएमसी बालयोगी, जिनका बाद में हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो गया, वो अचानक से एक नया नाम आया और लोकसभा के स्पीकर हो गए। तो लोकसभा का स्पीकर पद का मांग। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू को पता है कि अभी उनके प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। जिस तरीके से पॉलिटिकल डिसीजंस इनके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने लिया और उसके पहले विभाजन हुआ, विभाजन के बाद जितनी सारी चीज़ें हैं उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। अभी स्थिति ये है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वहाँ पर जो रेगुलर कर्मी हैं उनके वेतन देने में भी कठिनाई हो रही है। तो विशेष राज्य का पैकेज वो भी मांगेंगे और वो वित्त मंत्रालय चाहते हैं। अभी किस हद तक मोदी जी ईल्ड करेंगे यह कहना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मंत्रालय चाहिए, जैसे सड़क परिवहन हो सकता है, अर्बन डेवलपमेंट हो सकता है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय हो सकता है। तो इस तरह के मंत्रालय की बात हो रही है। इसके अतिरिक्त चंद्रबाबू नायडू के बारे में एक चीज़ याद रखिए, इज अ वेरी हार्ड बार्गेनर। ये दोनों आदमी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, मतलब आप यूँ समझिए कि एक ही यूनिवर्सिटी के ये दोनों छात्र हैं। दोनों हार्ड बार्गेनर हैं और दोनों भयंकर अपॉर्चुनिस्ट हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग होगा कि अभी तो कुछ दिन तक सरकार चलेगी, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि बीजेपी अगर पूरब जाएगी तो ये पश्चिम जाएंगे। और इतनी खींचतान होगी कि ये जो 4 कुर्सी पर टिका हुआ जो मोदी जी का प्रधानमंत्री का कुर्सी है, उसका कौन पैर टूट जाएगा, कौन पैर टेढ़ा हो जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट रीजन, बीजेपी के शीर्ष पर बैठे हुए नेता और खास करके इनके अध्यक्ष, मतलब मुझको आश्चर्य लगता है कि यह आदमी इतना पॉलिटिकली इमैच्योर है कि इन्होंने जो इंडियन एक्सप्रेस में बयान दिया आरएसएस के बारे में कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, इसने तो रहा सहा, जिसको बोलते हैं ना, इट फिक्स द लास्ट नेल इन द कॉफिन। और इसको बीजेपी कैसे बर्दाश्त कर रही है समझना मुश्किल है। इज अ पॉलिटिकली नाइव पर्सन। इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका स्पीच पैटर्न और माने जिसको बोलते हैं ना कि राजनीतिक चाटुकारिता की सभी सीमाएं ये पार करते हैं। जिस तरह से स्टेज पर आ करके यह व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के महिमा मंडन करते हैं, ये पब्लिक में बहुत खराब परसेप्शन इनके बारे में। और इस चुनाव में मैंने भी बहुत एक्सटेंसिवली बिहार के अलग अलग जिलों का भ्रमण किया। देश के दूसरे राज्यों का मुझको उतना अनुभव नहीं है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इस राज्य में हमारी आरएसएस के बहुत सारे वर्कर्स, आरएसएस के प्रचारक जिला लेवल पर और अलग अलग लेवल के लोगों से कई बात हुई और उन लोगों ने बताया कि हम संघ अच्छा, एक भी चीज़ जान लीजिए कि इस बयान से संघ सीधे नाराज हो गया हो, इसकी संभावना हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन संघ के कई एक ऑफशूट्स हैं और वो ऑफशूट्स अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे से बीजेपी के लिए काम करते रहे। बूथ मैनेजमेंट का, इलेक्शन ये पोलिंग एजेंट का, लोगों को वोटिंग बूथ पर ले जाने का ये कार्य करते रहे। इस बार गजब का निराशा था और छठे चरण के बाद तो इन लोगों ने बिल्कुल हाथ उठा दिया। तो मुझको लगता है कि इस बार गडकरी ये जेपी नड्डा जी को अध्यक्ष का कार्यकाल का विस्तार तो बिल्कुल नहीं होगा और संभवतः ये मंत्रिपरिषद में भी शामिल नहीं हो, इसलिए इन्होंने लुटिया डुबो दी। एक और बात आ रही है खींचतान का कि योगी जी बहुत नाराज हैं। उन्होंने संभवतः 70 सीटों का लिस्ट उन्होंने दिया था, तो जो सूचनाएं आ रही है, जो मीडिया में खबरें चल रही है, अब उसको मैं सब्सटेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें आ रही है कि इनके उन नामों को बदल करके 36 वैसे उम्मीदवार उतार दिए जिसको योगी जी नहीं चाह रहे थे और उसमें से संभवतः 33 लोग हार गए। तो एक योगी जी का एक अलग इस बार पैराडाइम रहेगा और उनका एक अलग स्टैंड रहेगा।
अब चूंकि चूंकि बीजेपी मोटे तौर पर 33-34 सीटों से पीछे है और ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों का साथ रहना मस्ट है और इस बार तोड़ फोड़ करके करना भी बहुत आसान नहीं है। चौथा कारण बता देते हैं, सरकारी कर्मी और सरकारी अधिकारी जो होता है ना, वो सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक होता है और ये एक्सेप्ट करने में हमको कोई गुरेज नहीं, मैं भी सरकारी अधिकारी रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के अधिकारी अब बैकफुट पर चले गए होंगे कि उनको पता है कि कहीं पलटी हुआ, कहीं ऐसी चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। इन लोग को पता है कि कहीं ऐसा हो कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए तो फिर हम लोगों की क्या स्थिति होगी। इसलिए याद रखिएगा कि अब नरेंद्र मोदी या बीजेपी या अमित शाह ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का वैसा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जैसा करते रहे। और अंततः और लास्ट में स्थिति ये बन रही है कि जैसे ही सरकार बनेगी कि मंत्रालयों का जो खींचतान होगा वो अभूतपूर्व खींचतान होगा। कहता है कि जब शेर कमज़ोर होता है ना तो जंगल के दूसरे जानवर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली हाइना। तो बीजेपी में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं और विरोध के सर उठने शुरू हो गए हैं। अब मोदी जी का जो कार्यशैली है वह एक लेवल से ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एक चीज़ अच्छी बात है, मतलब ही इज़ नॉट ऑलवेज इन मूड ऑफ एक्सेप्टिंग कॉम्प्रोमाइजेज। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि यह सरकार नहीं चल पाएगी अंतर्कलहों के कारण, खींचतान के कारण और कॉलिशन पॉलिटिक्स और कॉम्प्रोमाइजेज नहीं करने के कारण, नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी के एटीट्यूड के कारण, चूँकि एक मीडिया में कुछ ऐसी भी बातें आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू का, इवन नीतीश जी का ये मानना है कि अमित शाह को गृह मंत्रालय नहीं दिया जाए। अब ये देखने वाली बात होगी जब सरकार का गठन होगा, ओथ होगा तो किसको कौन सा विभाग मिलता है। लेकिन ये अंतर्कलह इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा कि ये सरकार चलना मुश्किल हो जाएगा। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि नीतीश जी अगर पलटी मार दिए और तेलुगु देशम भी पलटी मार दिया तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। वहाँ भी वही समस्या है। आप इस देश ने कई एक एक्सपेरिमेंट देखे हैं और कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं है और कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व भी इतना मैच्योर्ड नहीं है कि जैसे मनमोहन सिंह वगैरह और नरसिम्हा राव ने चलाया उस तरह से ये चला पाए। इसमें भी प्रधानमंत्री के बहुत सारे उम्मीदवार हैं और इनहेरेंट इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन इंडिया गठबंधन में भी इतना ज़्यादा है कि वो ठीक है, चूँकि एक कॉमन प्रोग्राम था कि मोदी को हटाना है, बीजेपी को हराना है, तो इस कारण ने इसको एक प्लेटफॉर्म पर ले आया। इसका मतलब यह कदापि मत सोचिए या किसी को ये मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि इन लोग सब लोगों का आइडियोलॉजी और सब लोगों ने आपसी मतभेद भुला दिए। आप सोच करके देखिए, क्या किसी को लगता है कि कांग्रेस पार्टी और टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल में एक साथ रह सकती नॉर्मल सिचुएशन में? क्या किसी को यह लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आप एक साथ रह सकती है? आप और कांग्रेस पंजाब में एक साथ रह सकती है? ये चीज़ें यानी इतने पार्टियों का जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन कि इसमें तो सबसे पहले झंझट प्रधानमंत्री को लेकर के होगा और अगर प्रधानमंत्री बन भी गया तो उसके बाद पोर्टफोलियो को लेकर के वही झंझट बल्कि उससे ज़्यादा इंटेंसिटी का झंझट होगा और फिर डिलीवरी मैकेनिज्म में कठिनाई होगी। इसलिए यह जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है, मतलब मैं इस सावधानी के साथ आपको बता रहा हूँ कि एक आम तौर पर लोग ये कहते हैं कि जनता ने जो फैसला दिया है सब अच्छा है, लेकिन ये जो फैसला जनता ने दिया है ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट के आधार पर, इससे देश को बहुत नुकसान होगा। क्योंकि अभी देश जिस चौराहे पर खड़ा है वहाँ 3, 4, 5 बहुत कठोर निर्णय लिए जाने थे, चाहे वो बेरोजगारी को टैकल करने के लिए हो,
अब आप ये यूं समझ लीजिए कि जैसे ही ये फिर से सॉफ्ट स्टेट का तमगा इस देश को लगा कि आतंकवादी घटनाएं, उग्रवादी घटनाएं और हमारे जो नेबर्स हैं पाकिस्तान, चाइना, इवन बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव वगैरह, ये सब लोग फिर से वह एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना शुरू कर देंगे। ये मत भूलिए कि हिंदुस्तान के चारों ओर एकाध अपवाद को छोड़ दिया जाए तो ये होस्टाइल नेशंस हैं और सबसे बड़ा उसका सबका किंग मेकर स्वयं चाइना है, जो चाइना इन चीज़ों को कर रहा है। इसलिए वर्तमान स्थिति में इस फ्रैक्चर्ड मैंडेट ने देश को एक ऐसे चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया है जहां देश कठोर निर्णय नहीं ले पाएगा, और कठोर निर्णय अगर नहीं लिया तो फिर चाहे वो आर्थिक खेमे पर हो, चाहे वो विदेश नीति के खेमे पर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले पर हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामले पर हो, इस देश में कठिनाई उत्पन्न होगी। मेरी ये समझ कहती है कि 2025 में जब कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, स्पेशली बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे और कुछ राज्यों में भी विधानसभा का चुनाव होना है, तो उसके बाद इस सरकार की स्थिरता पर गंभीर खतरा खड़ा होगा। नरेंद्र मोदी किस हद तक इन सभी एलाइज पार्टी का मांग को एडजस्ट करेंगे, ये देखना होगा। अब आप सोच करके देखिए कि जैसे ही कमज़ोर हुई भाजपा द्वारा इंजीनियर्ड डिफेक्शन, शिवसेना शिंदे गुट, उसकी स्थिति का वो भी बोलना शुरू कर दिया, और सबसे खराब स्थिति तो यूपी में हो गई है। इसलिए वहाँ से भी विरोध के सर उठने शुरू हो जाएंगे। लबो-लबाब ये है कि अगले कुछ दिनों में एनडीए 3.0 की सरकार तो बन जाएगी, लेकिन इस सरकार का कॉन्फ़िगरेशन, इस सरकार का केमिस्ट्री, इस सरकार का एटीट्यूड, इस सरकार के कार्यक्रम, इस सरकार के काम करने की इंटेंसिटी, ये सभी ब्लर्ड हो चुके होंगे। जो एक देश, एक मजबूत देश, भारत जैसे उभरते हुए अर्थव्यवस्था वाले देश, भारत जैसे बड़े गणराज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। बहरहाल जनता के फैसले पर किसी को कोई प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है, इसलिए जनता के इस फैसले को स्वीकार करते हुए हम लोगों को कुछ समय और इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।